3.5 फीट चौड़ा था और 7 फीट लंबा था। पर्लिन जो है यहाँ पर लगा है तो इसका जो फ्रेम है यहाँ पर टिक गया और ये 3.5 फीट बाद यहाँ पर भी बेस हो गया उसका, यहाँ पर उसको ग्रिप मिल गई। अगर ये लंबा लेते हम तो ग्रिप कहाँ मिलती है उसको, यहाँ मिलती है और डायरेक्ट 7 फीट के बाद मिलती। सही है ना, डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता, बीच में झोल खाता है, इसको आम जबान में बोल रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग ये ऐसा नहीं कर रहे। दूसरी बात, उसी में एक सवाल और निकाल सकते हम, यह जो आता है अक्सर सवाल कि पैनल जो है, पैनल हमेशा खड़ा क्यों लगाते हम लोग। अक्सर जगह खड़ा देखे ना पैनल, ऐसे ही देखे ना, आड़ा देखा है क्या कभी? ऐसे आड़ा ज़्यादा नहीं लगते हैं ना अपने इधर। खड़ा पैनल और आड़ा पैनल लगाने में क्या हिकमत है, क्या चीज़ है, टेक्निकली कुछ है? पैनल को आड़ा लगा दिए तो क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम होगा? आड़ा समझे ना। अभी ये खड़ा है, खड़े को क्या बोलते हैं, ऐसे लगाते हैं तो क्या बोलते हैं हम लोग इसको, एक नाम है कुछ पर्टिकुलर, क्या बोलते हैं? हाँ नहीं, वो दिशा तो साउथ की ही है, लेकिन हम लोग ऐसे लगाते हैं ना, एक चीज़ ऐसे लगती है खड़ी, इसको आम जबान में बोलते हैं कि हम लोग खड़ा लगाए, और ऐसे लगा दिए तो इसको बोलते हैं हम लोग आड़ा लगाए। ये आम जबान है, लेकिन इसको इंग्लिश में बोलते हैं पोर्ट्रेट और इसको बोलते हैं लैंडस्केप। सही है ना। अभी जीरोक्स कराते हैं ना हम लोग तो पूछता है पोर्ट्रेट में करना है, लैंडस्केप में करना है, आड़ा करना है कि खड़े उसमें जीरोक्स से लेना है, ये आम जबान में यूज़ होता है। तो हम लोग पोर्ट्रेट में लगाते हैं आमतौर से, खड़ा लगाते हैं पैनल। क्यों लगा रहे हैं पैनल खड़ा, कैसे? आड़े में भी तो शेडो का, बोलो क्या फ़र्क आएगा खड़े और आड़े में? सवाल ये है कि पैनल खड़ा क्यों लगाए? खड़ा लगाए थे ना हम, ऐसे ही लगाए थे ना, ऐसे करके और तिरछा लगा रहे हैं। अक्सर जगह आपने देखा होगा ऐसे ही लगाए, ऐसे आड़ा क्यों नहीं लगाए? हाँ ये देखो मेन जवाब ये था, क्या था, बोलो बोलो। ठीक है, देखो ये जवाब सही है। आड़े में सेल कितना है, गिनो तो, आड़े में कितना है सेल? 6 है ना। अभी अगर रुकावट आएगी अपनी पास तो कहाँ से आने के चांस है, या तो ईस्ट से होगी या वेस्ट साइड से। ज़्यादातर चांसेस इधर से है, कोई पोल होगा, कोई टांकी होगा। सही है ना। अब इधर कोई होगा तो यहाँ से कितने सेल पे आया है, सिर्फ 6 सेल पे आ रहा है, और वही चीज़ आड़ी लगा दी है तो देखो तो लंबे में कितना सेल है, ज़्यादा है ना। अब ये जो रुकावट है मेरे पास, इसका साया तो बढ़ते रहेगा, बढ़ेगा ना। जैसे जवाल के टाइम जो बोलते हैं हम लोग, 12 बजे के टाइम एकदम साया नहीं पड़ता, एकदम नीचे पड़ता है ना, और फिर उसके बाद से साया लंबा होना शुरू हो जाता है। तो जैसे जैसे टाइम जाएगा इसका साया भी लंबा होते जाएगा, और जब लंबा होगा तो ज़्यादातर सेल्स पे पड़ेगा। ये रुकावट इधर रहे या इधर रहे, ईस्ट की साइड हो या फिर वेस्ट की साइड हो, तो ज़्यादा सेल पे रुकावट पड़ सकती है। तो इसके लिए हम लोग कोशिश ये करते हैं कि वहाँ पर, यहाँ पर शेडो फ्री एरिया है, कोई दिक्कत नहीं है, तो वहाँ पर बहुत सारी जगह हम लोग आड़ा पैनल भी लगाते हैं। लेकिन उसके लिए माउंटिंग स्ट्रक्चर उस हिसाब से बनाना पड़ेगा, या फिर स्ट्रक्चर पे आमतौर से आड़ा नहीं बना लगाते हम। कहीं जगह की दिक्कत है या कोई प्रॉब्लम है, बहुत कॉम्पैक्ट जगह है, तो वहाँ पर मैनेज कर लेते हैं। या फिर आमतौर से जब पतरे का शेड रहते हैं वहाँ पर भी हम लोग आड़ा लगाते हैं, उसका मोनोरेल वगैरह सब लगाते हैं, बहुत सारी जगह आड़ा भी लगाते हैं उसमें। ठीक है, बस सिर्फ ये चीज़ है कि उस पर शेडो नहीं आना चाहिए, खड़ा लगाए या आड़ा लगाए, रोशनी जैसी पड़नी है वैसी तो पड़ रही है उस पर। सही है, उस पर डिपेंड करता है उसकी दिशा कैसा है, साउथ फेसिंग है, ट्रू साउथ है या नहीं है, और फिर उसका इंक्लाइनेशन, ये 2 बेस पे वो काम करेगा। ठीक है, खड़ा पैनल, आड़ा पैनल। और एक कुछ सवाल आया था अपने पास कल, हाँ ये सवाल था कि आपने जो बताया था, अभी हमारी बात हुई थी रूफ टॉप सोलार सिस्टम पे। सही है ना। रूफ किसको बोले थे हम? रूफ मतलब छत, छत के ऊपर लगने वाला सिस्टम, रूफ टॉप सोलार सिस्टम। अब रूफ टॉप में कितने चीज़ थी, कितने टाइप थी, बोलो कितने टाइप है? घर के ऊपर अगर हमें फिट करना है, सिस्टम लगाना है, तो कितने टाइप से लगा सकते हैं? पहला एक था, 3 टाइप से लगा सकते हैं। कौन कौन सा था? पहला ऑफ ग्रिड था, सही है ना,
और दूसरा था ऑन ग्रिड और तीसरा था हाइब्रिड। ठीक है, ऑफ ग्रिड समझ में आ गया था सबको? कोई दिक्कत है उसमें भी? ऑफ ग्रिड में कुछ सवाल है? ठीक है, ऑन ग्रिड में अभी क्या प्रॉब्लम है अपने को, क्या सवाल है? ऑन ग्रिड, ग्रिड के साथ करेक्ट। ठीक है, ऑफ ग्रिड, ग्रिड नहीं है तो भी ये काम कर रहा है क्योंकि इसके साथ बैटरी अटैच है। लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या हो गया, इसकी कमी क्या हो गई कि ये लोड के हिसाब से काम कर रहा है। जैसे अपना नॉर्मल इन्वर्टर है, अगर ये इन्वर्टर पे बोलूँ कि मेरे पास जो इन्वर्टर है उस पर एसी भी चलता है और कूलर भी चलता है, सब चीज़ चलती है, ऐसा मानेंगे क्या? मोटर भी चलती है, हेवी लोड नहीं चला सकती इस पर, सही है ना? हम जब इन्वर्टर बैटरी लाने जाते तो पहले वही सवाल करता है इन्वर्टर वाला कि आप कितना लोड चलाएंगे, सही है ना? दो सवाल करते हैं, कितना लोड चलाएंगे और कितने टाइम तक चलाएंगे। लोड का जो संबंध है वो इन्वर्टर से, उतनी बड़ी कैपेसिटी का इन्वर्टर देगा, सही है। और कितने टाइम तक चलाएंगे, बैकअप कितना चाहिए आपको, तो उतनी बड़ी बैटरी बैंक करेगा वो, कि उतना एम्पेयर की बैटरी लेना पड़ेगा आपको, सही है। तो ये चीज़ रहती है इसके अंदर। ये लोड के बेस पे काम कर रहा है कि आपको क्या क्या लोड चलाना है, उसके बेस पे काम करेगा। प्लस डेली बेस पे काम कर रहे हैं। रेडिएशन जैसा आया, आज की अगर ज़्यादा रोशनी पड़ी तो उसको सेव नहीं करेगा, वो बैटरी भी चार्ज कर देगा और ऊपर का लॉस हो जाएगा। अगर कोई वजह से कम बनती है पावर तो उसका नुकसान हो जा रहा है हम लोग को इसमें, सही ना? बैटरी चार्ज ही नहीं हो पाई तो परफॉर्म नहीं कर पाएगी, बैटरी के अंदर चार्जिंग ही नहीं रहेगी तो वो वर्क नहीं करेगी। तो ये चीज़ इसके अंदर कमी थी कि ज़्यादा जनरेशन हो गया, ज़्यादा अगर पीक टाइम पड़ जाए, गर्मी का मौसम है, बहुत अच्छी धूप पड़ रही है, तो इसमें जनरेशन ज़्यादा हो रहा है तो उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा हम लोगों को। और अगर किसी वजह से कम बन रही है बारिश के मौसम में जैसे, तो उसका नुकसान हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। इसके अंदर क्या कमी है? ऑन ग्रिड सोलार सिस्टम, बोलो कमी क्या है? ये ग्रिड टाई सिस्टम भी बोलते हैं हम लोग, ग्रिड कनेक्टेड बोलते हैं। अल्फाज पे ध्यान दो, ग्रिड कनेक्टेड, पावर सप्लाई से जुड़ा हुआ। पावर सप्लाई एकदम 24 घंटा रहती है हमारे पास? नहीं रहती है ना, बॉम्बे वगैरह में रहती है कुछ एरिया में, सही है ना, वहाँ पे तो एकदम 24 घंटे नहीं मिलेगी, कभी कभी पावर जाती है हमारे यहाँ, जिसको लोड शेडिंग बोलते हैं हम लोग। तो ये पावर जाएगी, ये ग्रिड कनेक्टेड है, ग्रिड के साथ मिला हुआ सिस्टम है। तो इसमें क्या होगा कि जब सप्लाई रहेगी तो ये काम करेगा, और सप्लाई नहीं है तो ये काम करना बंद कर देगा, क्योंकि ग्रिड के साथ कनेक्ट है। अभी सपोज करो अपना घर है, घर के अंदर हमने सिस्टम लगाया है ना, ये घर के अंदर लगाया है, तो इसके अंदर अब जब सिस्टम लगा दिया है, अब 120 यूनिट मेरा मंथली जनरेशन है 1 मंथ का, सही है। सपोज करो एक महीने का 1 किलोवाट का जनरेशन 120 यूनिट है। अब ऐसा मान लो कि एक महीने के लिए मैं कहीं घूमने चला गया, तो ये 120 यूनिट क्या होगा, पूरा का पूरा एक्सपोर्ट हो गया, पूरा जमा हो गया, क्योंकि यूज़ कुछ नहीं है अपना, जनरेशन जितना हुआ उतना की पूरा एक्सपोर्ट हुआ, इंपोर्ट कुछ किया ही नहीं। अब अगर ये पावर बंद होती है इस दरमियान में, सपोज करो बंद हो गई पावर, अब ये सिस्टम भी ऐसा बना रहता कि पावर बंद होने पर भी काम कर रहा है, तो ये पावर क्या करेगा, डायरेक्ट रिटर्न पावर हाउस को दे देगा। ऐसा सुने हैं ना कभी, पोल वाले काम करने आते हैं तो महल्ले में जो अपना नॉर्मल इन्वर्टर रहते हैं वो पूछते हैं किसके किसके घर में इन्वर्टर बंद कर दो, वो बोलते हैं ना रिटर्न, बोले पोल पे रिटर्न आ जाता है अपना, आता है कभी, होता है ना। तो ये नॉर्मल इन्वर्टर रहता है वो रिटर्न दे देता है। तो ये तो पूरा का पूरा क्या है, ग्रिड कनेक्टेड है, ग्रिड के साथ मिला हुआ है। अगर ये भी ऐसा बना रहता कि ये चलना चाहिए तो वो ग्रिड को रिटर्न दे देता। तो सिक्योरिटी पर्पस के लिए ये बना हुआ है, इसको बोलते हैं एंटी अलाइनिंग टेस्ट। ये टेस्ट हम लोगों को बाहर जो जाएंगे नासिक और मालेगांव छोड़ के और आगे कहीं जाएंगे जहाँ महावितरण है, तो उसमें ये टेस्ट करके देना पड़ता है, ये बताना पड़ता है कि अपना
हम लोगों को ये बताना पड़ता है, प्रूफ करना पड़ता है कि ये जो हमारा सिस्टम है पावर बंद होने पर ग्रिड को नहीं दे रही, ये चीज़ प्रूफ करना पड़ता है। अब सपोज करो यहाँ एक एमसीबी है, एमसीबी रहती है ना अपनी, कहाँ है एमसीबी, ये एमसीबी है अपने पास। एमसीबी का काम क्या रहता है, करंट लगता है तो ट्रिप हो जाती है। अच्छा देखिए ट्राई करके कैसे, एक फेज वायर है, नहीं नहीं बोलो बोलो बोलने बोलो, अभी बात कर रहे हैं हम लोग, बीच में नहीं बोलने मना किया हूँ, ऐसे डिस्कस कर सकते हैं, बोलो। मैं एक फेज वायर है, ये फेज वायर है, ये मैं फेज वायर पकड़ लिया, एमसीबी वहाँ से ट्रिप हो जाएगी, हो जाएगी पक्का। कैसे वर्किंग बताओ उसको, कैसे होगी। फेज वायर डायरेक्ट लाइव वायर और उसको पकड़ लिया मैं, एमसीबी ट्रिप होगी, और होगी तो कैसे होगी, नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी। शॉर्ट सर्किट पे ट्रिप होती है। एमसीबी जो बनी है ना, हर एक चीज़ जो बनती है वो एक रूल के हिसाब से बनती है और उसका एक मखसूस काम रहता है, और वो काम के लिए उस चीज़ के अंदर वो चीज़ रहती है ना। तो इसके लिए इसका जो प्रोटेक्शन है, इसका दो ही है, एक है ओवरलोड और दूसरा है शॉर्ट सर्किट, ये दो चीज़ प्रोटेक्ट। अब इसके बारे में जो है ये क्या है, कैसे एम्पेयर सिलेक्शन करना है, वो सब चीज़ें देखना है तो एक अलग से एक दिन हम लोगों को कंप्लीट इसका लगेगा, वो अभी बाद में देखेंगे इसको, है ना। मालेगांव शहर में मैं ये चीज़ देखा हूँ कि एमसीबी का जो एम्पेयर होता है उसके बारे में ध्यान नहीं दिया जाता है। हमको ज़रूरत है 10 एम्पेयर की, दुकान पे गए भैया 10 एम्पेयर के एमसीबी दो, नहीं मेरे पास अवेलेबल 20 एम्पेयर के, ला वही दे दो, लगा दिए, होता है ना ऐसा। तो अब वो जो है ऐसा थोड़ी कि अब वो लेके आए 20 एम्पेयर की तो वो 10 एम्पेयर के हिसाब से काम करेंगे, उसका जो एम्पेयर रेटिंग रहेगा उसके हिसाब से काम करेगी। तो इसके लिए ये जो है बहुत सेंसिटिव चीज़ है और इसका सिलेक्शन जो है बहुत एहतियात से किया जाता है। अब वो कैसे करना है, इसका रेटिंग कैसे निकालना है, वो सब चीज़ें आगे देखेंगे। फिलहाल ये जो है एक तो हो गया ओवरलोड शॉर्ट सर्किट, तीसरा भी एक काम ले सकते हैं हम लोग इससे, घर का लोड बंद करना है, मैं क्या करूँगा एमसीबी ट्रिप करके अपना काम कर लूँगा। फ्यूज़ जैसे काम करते हैं हम लोग, क्या करते हैं मेक ओवर ब्रेक करता है कि फ्यूज़ निकाल दिया, पूरा कनेक्शन कट हो गया, एमसीबी बंद कर देंगे अगर तो फेज वायर की एमसीबी बंद कर देंगे, लाइन बंद हो गई, सही है ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ तो डीपी एमसीबी लगाते हैं हम लोग, ये सिंगल पोल का एमसीबी है, डीपी एमसीबी मतलब डबल पोल का रहेगा, यहाँ पे एक न्यूट्रल का रहेगा और एक फेज का रहेगा, ये लोड का हो गया, सही है। ऐसे ही नीचे भी है न्यूट्रल फेज, यहाँ पर मेन लाइन लगेगा, ऐसे ही होता है ना, मेन सप्लाई लगेगा यहाँ पर। अब यहाँ पर दो वायर लगा न्यूट्रल और फेज, ऊपर से लिया न्यूट्रल और फेज, इसको ऑन किया, इधर सप्लाई मिलना शुरू हो गई, ठीक है। पीछे देख लो एक चक्कर, अपना जो इस साइड राइट हैंड पे जो एमसीबी लगा हुआ है जिसके अंदर रेड कलर का इंडिकेटर चल रहा है वो है एसी एमसीबी, एसीडीबी बोलते हैं उसको पूरे बॉक्स को, और उसके अंदर जो एमसीबी लगा हुआ है वो एसी एमसीबी है। वो एमसीबी अभी ऑन है, यहाँ से सप्लाई तो मीटर से मिल रही है और यहाँ से भी सप्लाई मिलेगी अभी, सही है। टेस्टर लगाएंगे तो ये सप्लाई तो मिल रही है, लेकिन इन्वर्टर अभी बंद हो गए तो इन्वर्टर नहीं दे रहे। दिन के वक्त क्या होगा कि सप्लाई दोनों मिलके ही काम करेगा, ग्रिड जब रहेगा और सप्लाई इन्वर्टर की कन्वर्ट होकर आएगी, जब ही काम मिलके काम होगा और उसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट चलते रहा। अब हम लोगों को क्या टेस्ट देना पड़ता है, एंटी अलाइंडिंग टेस्ट जो होता है, ये जो है बाहर टेस्ट देना पड़ता है कि हमारा जो इन्वर्टर है, अभी दिन का वक्त है, सपोज दिन के वक्त क्या होगा, सप्लाई इन्वर्टर का काम क्या है, कन्वर्टर है, वो डीसी टू एसी कन्वर्टर है, सही है ना। पैनल से कौन सी वायर आ रही है, कौन सा करंट आ रहा है, डायरेक्ट करंट आ रहा है, सही है ना, डीसी आ रहा है, तो वो डीसी को क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है एसी में। लेकिन कब कन्वर्ट कर रहा है, जब ग्रिड सब मौजूद है जब ही करेगा, ग्रिड नहीं है तो कन्वर्ट भी नहीं करेगा उसको। तो वो डीसी टू एसी कन्वर्टर हो गया, वो एसी में कन्वर्ट कर दिया, अब ग्रिड भी है और यहाँ से कन्वर्ट करके इसको भी दे रहे हैं, तो दोनों के साथ मर्ज होकर काम कर रहा है। अब मैं क्या करूँगा, एमसीबी ट्रिप कर दूंगा, यहाँ टेस्टर लगाऊंगा तो यहाँ तो टेस्टर में फेज आएगा, सही है ना। अभी सपोज करो ऑन है ये, अभी यहाँ पर टेस्टर में फेज आया, यहाँ भी चेक करूँगा तो फेज आएगा, सही है ना। अब अचानक मैं
ट्रिप कर दिया, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर फेज नहीं आना चाहिए, सही है ना, क्योंकि जो इन्वर्टर से कन्वर्ट हो रहे हैं वो इधर नहीं जाना चाहिए इनके ग्रिड में। तो वो टेस्टर लगाकर वो बताना पड़ता है कि देखो यहाँ पर बंद हो गया और जो मेन सप्लाई है वो अभी भी चालू है, लेकिन एमसीबी सिर्फ ट्रिप करने से हाँ ये बंद हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एंटी अलाइनिंग टेस्ट। ऑन ग्रिड जो सिस्टम है इसके अंदर फ़ायदे ही फ़ायदे दिखते हैं हम लोगों को। इसमें क्या होता है, बिल ज़ीरो हो जाता है। हम लोग इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो यूनिट है, हमारा जो यूनिट है जितना यूनिट हमको लगता है तो उससे थोड़ा ज़्यादा बनाकर दिन में एक्सपोर्ट कर देते हैं, ज़ायद दे देते हैं बिजली, और फिर रात में इंपोर्ट करते हैं। तो पावर हाउस वाले क्या करते हैं, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, जो टोटल एक्सपोर्ट है कितना एक्सपोर्ट किए, 100 यूनिट एक्सपोर्ट किए, उसमें से इंपोर्ट कितना किए, 70 ही किए, रात में 70 ही वापस लिए, तो 30 यूनिट आपका अभी भी बैलेंस है। बस ये बेस पे काम करता है ऑन ग्रिड। तो ऑन ग्रिड में बहुत सारे फ़ायदे दिखते हैं, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी हो जाता है, ROI जिसको बोलते हैं हम लोग। तो ये जो है बिल जो हम लोग भरते हैं 3 साल 3.5 साल के अंदर, किसी किसी का 2.5 साल के अंदर भी, जितना प्रोजेक्ट की कॉस्ट है, अगर सपोज करो कोई 3,000 रुपये भर रहे तो 3 साल का बिल जितना होगा उतने पैसे में पूरा एक प्रोजेक्ट लग जाएगा, सिस्टम लग जाएगा। तो 3 साल के अंदर पूरा पैसा इसका निकल जा रहा, और 25 साल तक की इसकी वारंटी है पैनल की। तो इसके लिए इसमें बेनिफिट बहुत दिख रहा है, फ़ायदा बहुत दिख रहा है, सही है। ड्रॉबैक के तौर पे एक ही चीज़ है कि ये जो ग्रिड के साथ मिलकर ही काम कर रहा है, ग्रिड है तो रहेगी और नहीं है तो बंद हो जाएगा। तो इसके लिए यही एक चीज़ दिखती है, लेकिन उसको ड्रॉबैक भी नहीं बोल सकते क्योंकि वो सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए कुछ सोच कर बनाया गया है। अब इसके अंदर कमी थी कि लाइट बंद होने पर बंद हो जा रहा है, ये तो बंद नहीं हो रहा है, लेकिन इसमें दूसरा नुकसान है अपने को। क्या हो रहा है कि लगाने बाद भी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं हो पा रहा है इसमें, क्योंकि कुछ ना कुछ बिल तो आ रहा है। जैसे एग्जांपल बताया था मैं इससे पहले, अभी यहाँ लगाना है हम लोगों को, तो यहाँ पर एसी भी है, एसी बैटरी पे नहीं चलेगा ना, तो ये बैटरी बेस्ड है, तो इसके लिए एसी का कनेक्शन मुझे कट करके रखना पड़ेगा, वो ग्रिड पे रखना पड़ेगा, वो सप्लाई पे रखना पड़ेगा। तो वो जो सप्लाई पे चलेगा उतना बिल तो मुझे आने वाला है, तो इसके लिए वो चीज़ हो गई। दूसरी बात बैटरी बैंक है, मेंटेनेंस है इसके अंदर, ये सब चीज़ें। इसके अंदर की जो कमी थी वो ये सब कमी। इसके अंदर की एक ही कमी दिखी हम लोगों को, क्या दिखा, लाइट बंद होने पर बंद हो जा रहे, वही है ना, ठीक है। हाँ, स्टोरेज का कोई चीज़ ही नहीं है, सीन ही नहीं है इसमें, ना बैटरी है ना कुछ है ना, स्टोर नहीं कर रहा है, और लाइट बंद होने पर बंद हो जा रहा है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इसमें, समझो। स्टोर तो हम एक तरीके से स्टोर ही करते हैं ना, जैसे एक्सेस जो जनरेशन हो गया, ज़्यादा बन गई पावर, तो पावर हाउस को एज ए बैटरी इस्तेमाल कर रहे, समझ लो आसान ज़बान में। हम क्या करते हैं, पावर ज़्यादा बन गई, 100 यूनिट बन गई, या इसकी मिसाल ले लो, ये महीने भर था नहीं मैं, लेकिन महीने भर की जो यूनिट है वो क्या किया, वो डायरेक्ट स्टोर कर दिया, पावर हाउस को दे दिया 120 यूनिट लो ये रखो, और बाद में जब मैं आऊँगा फिर यूज़ करूँगा तो इसमें ही से कट होगा, तो एक तरीके से स्टोरेज ही हो गया ये। लेकिन जो दूसरा है सबसे बड़ा कि पावर बंद होने पर, पावर कट होने पर यह सिस्टम बंद हो जा रहा है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इसमें। बोलिए। के साथ सिर्फ वो बैटरी है, सवाल ये आया कि उसको एक्सपोर्ट क्यों नहीं कर सकते ऑफ ग्रिड को, या फिर ऑन ग्रिड है, ऑन ग्रिड में सब चीज़ अच्छी है तो इसमें बैटरी क्यों नहीं लगा सकती, दूसरा सवाल ये भी आता है। अब हमने क्या किया कि दोनों को कॉम्बो बना दिया, दोनों का मिक्सअप बना दिया। क्यों? क्योंकि इसकी जो कमी है और इसकी कमी, दोनों को कमी को दूर कर दो और एक तीसरा सिस्टम लेके आ जाओ जिसको हम लोग हाइब्रिड बोल रहे हैं, ठीक है। तो हाइब्रिड सिस्टम अभी ऑफ ग्रिड सिस्टम है, ऑफ ग्रिड सिस्टम लगा है, उसकी पहचान क्या रहेगी, कहीं लगा है ऑफ ग्रिड, उसके अंदर बैटरी दिखेंगी हम लोगों को, सही है ना। और अगर कहीं पर ऑन ग्रिड सिस्टम लगा है तो उसकी पहचान क्या रहेगी, क्या रहेगा, नहीं इन्वर्टर तो उसमें भी है, देखो तो चार्ट में देखो अपने पंफलेट में कुछ और दिख रहा है, हाँ मीटर दिख रहा है, नेट मीटर उसका नाम है। देखो एक स्पेशल मीटर आता है, नेट मीटर बोलते हैं हम लोग इसको, ये जो है बना हुआ रहता है हमारे लिए। एक मीटर आता है एनर्जी मीटर, सही है, वो भी पावर कंपनी अपने को लगा के दे देती है।
जो काउंट करता है कितनी बिजली हम यूज़ किए, अभी नॉर्मल कंडीशन में जब सोलार नहीं लगाए। अब हमें ऑन ग्रिड सिस्टम लगाना है तो इसके लिए हमको 2 मीटर लगाना पड़ेगा। एक मीटर रहेगा एनर्जी मीटर जो हमारा था, तो उसी को हम लोग बोलते हैं जनरेशन मीटर, वैसा ही मीटर रहता है जैसे नॉर्मल लगता है। और दूसरा जो मीटर रहता है वो नेट मीटर रहता है। नेट मीटर की पहचान ये रहती है कि उसके ऊपर एकदम बारीक लिखा रहता है बाय डायरेक्शनल मीटर। मतलब बाय डायरेक्शन किसको बोलेंगे? बाय डायरेक्शनल। बाय फेशियल सोलार पैनल था अपना, कैसा था? बाय फेशियल बताया था ना अभी, बोलो। बाय फेशियल किसको बोले थे हम लोग? फेस किसको बोलते हैं? हाँ, तो बाय फेशियल मतलब कौन सा पैनल था वो? बताया था ना, पैनल जो आता है बाय फेशियल आता है, दोनों तरफ से वर्क करता है। अभी ये मोनोफेशियल है, पीछे बैकशीट लगा है वाइट कलर का। अभी अपने छत पर जो लगा हुआ है नीचे से भी दिखेगा आपको, तो नीचे से भी उसका सेल दिखेगा आपको, सही है ना? तो ये क्या है? बाय फेशियल है, दोनों तरफ से वर्क करने वाला है। ऊपर से जो रेडिएशन पड़ेगा उससे भी, और नीचे से अगर रिफ्लेक्ट रेडिएशन मिला तो उससे भी काम करेगा। ये चीज़ रहती है रिफ्लेक्ट रेडिएशन से, ठीक है। तो इसमें जो है मीटर जो आता है नेट मीटर बोलते हैं। तो ये नेट मीटर होता है बाय डायरेक्शन, मतलब दोनों डायरेक्शन में काम करने वाला। अपना जो नॉर्मल मीटर घर में लगा रहता है वो क्या देखता है? एक ही तरफ घूमता है, वो कितना इंपोर्ट किए, कितना पावर हाउस से हमने लिए, यही देखता है ना। और ये मीटर जो हमने लगाया है ये नेट मीटर जिसको बोलते हैं हम लोग, ये बाय डायरेक्शनल है, ये दोनों तरफ घूमता है। मतलब दिन में ये बताएगा कि कितना यूनिट हमने एक्सपोर्ट किया है, और रात में ये बताएगा कितना इंपोर्ट किया है। ये दोनों रीडिंग जो है एक ही मीटर के अंदर दिखेंगी। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट लिखा हुआ आता है उसके अंदर। एक ही मीटर रहेगा, उसके ऊपर लिखा रहेगा एक्सपोर्ट, और दूसरे में लिखा रहेगा एक ही मीटर में इंपोर्ट। और जो दूसरा मीटर रहेगा वो जनरेशन रहेगा, उसकी रीडिंग रहेगी कितना टोटल जनरेशन हुआ है, ठीक है। ऑन ग्रिड सिस्टम की पहचान ये है कि उसके अंदर बैटरी नहीं है, और बैटरी की जगह क्या आ गया? मीटर आ गया। मीटर से ये काउंट हो रहा है, मीटर हमको ये दर्शा रहा है, बता रहा है कि यहाँ पर कितना यूनिट हमने एक्सपोर्ट किया और कितना इंपोर्ट किया। अब इसकी पहचान थी बैटरी और इसकी पहचान थी मीटर, सही है ना। अब हाइब्रिड सिस्टम है, हाइब्रिड सिस्टम में क्या रहेगा? दोनों चीज़ रहेगी, उसके अंदर बैटरी भी रहेगी और मीटर भी रहेगा। ये सिस्टम ऐसा रहेगा कि दिन में पहले जो है ऑफ ग्रिड जैसा काम करेगा। ऑफ ग्रिड में जैसा काम होता था कि SBM बोला था आपको याद दिलाने के लिए, याद रखने के लिए। एस फॉर सोलार हो गया, सोलार से पहले पावर बन रही है, फिर बैटरी में स्टोर हो रही है, फिर उसके बाद कभी अगर ज़रूरत लगी तो मेंस आता है। अब ये ऑफ ग्रिड था न्यू वाला। अभी जो है सोलार और बैटरी, यही चीज़ को ध्यान में रखो। सोलार से पावर बनी, बैटरी में स्टोर हो गई। ज़्यादा अगर पावर बन रही है अभी, जैसे गर्मी का मौसम चल रहा है, तो ज़्यादा पावर बढ़ेगी तो बैटरी में ओवरलोड नहीं होगा, जितनी उसकी कैपेसिटी है उतने चार्ज करके ग्रुप में डाल दो। हाँ, ग्रुप में ये क्या होगा कि जितने उसकी कैपेसिटी है उतना चार्ज हो जाएगा, और उसके बाद ऑटो कट हो जाएगा। एक्सेस जनरेशन का हम लोग को नुकसान हो रहा था यहाँ पर। तो ये जो हाइब्रिड सिस्टम रहेगा इसमें ऐसा होगा कि जो एक्सेस जनरेशन बैटरी चार्ज होने बाद भी पावर बन रही है अगर शायद, तो वो एक्सपोर्ट हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर मीटर भी है। एक्सपोर्ट कर देगा, पावर कंपनी को दे देगा, तो इसमें बेनिफिट मिल गया हम लोगों को। आप लिख लो, जो नहीं समझेगा वो बता देंगे हम। बोलो। हाँ, अच्छा सवाल है। सबसे जो मेन जो सवाल आ जाता है कि पैसे के ऊपर सवाल आ जाता है कि 3 सिस्टम है हमारे पास, अब 3 सिस्टम में से कौन सा मुझे सही पड़ेगा, अच्छा पड़ेगा या सस्ता पड़ेगा, जिसको आम जबान में बोल सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा कॉस्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे सस्ता ये वाला सिस्टम है, ऑन ग्रिड सिस्टम, क्योंकि इसके अंदर बैटरी नहीं होती है। और बैटरी का ही किसी भी चीज़ में आप देखेंगे तो बैटरी का खर्चा ही ज़्यादा जाता है, सही है। तो इसके अंदर क्या होता है, कंपोनेंट्स जो है, कंपोनेंट की बात चल रही थी ना, जो मेजर कंपोनेंट है, जो चीज़ लगेंगी हम लोगों को, इसमें क्या क्या लगेगा? ऑन ग्रिड सिस्टम में क्या लगेगा? ऑफ ग्रिड में देख लिए थे ना इससे पहले,
ऑन ग्रिड में नहीं देखे शायद, नहीं देखे है ना, देख लो पंफलेट में भी लिखा हुआ है। क्या है पहला? पहला पूछने की जरूरत नहीं, सोलार ही आएगा सही है ना। पहला है सोलार पैनल पीवी मॉड्यूल, जिसको बोल रहे हैं हम लोग इन्वर्टर। ये इन्वर्टर का पूरा नाम है पीवी ऑन ग्रिड इन्वर्टर। नाम के साथ ही सब चीज़ छुपी रहती है। एक बात बोला था मैं, इन्वर्टर बोले तो अपना नॉर्मल इन्वर्टर भी हो सकता है, लेकिन इसका पूरा नाम होता है पीवी ऑन ग्रिड इन्वर्टर, फोटोवोल्टेइक ऑन ग्रिड इन्वर्टर। मतलब इसका है नाम में ही दोनों चीज़ छुपी हुई है कि इसके अंदर जो है ये ऐसा इन्वर्टर है जिसके लिए ये चीज़ भी ज़रूरी है, ये चीज़ भी ज़रूरी है और ये भी ज़रूरी है। सही है। सोलार सिस्टम बगैर रोशनी के काम कर रहा है, ऐसा मानेंगे क्या? क्योंकि वो रोशनी के बेस पे ही काम करने वाली चीज़ है। रात में भी अभी के हिसाब से अगर देखा जाए तो रात में सोलार सिस्टम बंद हो जा रहा है। मतलब क्या है कि रोशनी के बेस पर फोटोवोल्टेइक है, फोटोन से मिलेगा तो वोल्टो कन्वर्ट करेगा, तो ये रोशनी के बेस पे काम कर रहा है। दूसरा क्या हो गया? ऑन ग्रिड है, ग्रिड रहेगी तो काम करेगा। अभी यहाँ पर लोगों को बात समझ में आई थी कि हाँ दिन में तो काम करता है, रात में तो काम नहीं करेगा, लेकिन लोग यही सवाल पे आके अटक जाते हैं कि ऑन ग्रिड ये ऐसा क्यों है कि ग्रिड ही रहना चाहिए। सिस्टम हमने लगाया, पावर तो बंद हुई है, डीसी कन्वर्ट हो रही है तो डायरेक्टली हमको मिलना चाहिए, लेकिन ये जो सिस्टम बना है ये ऐसे ही बना है कि ये ऑन ग्रिड है, ग्रिड रहेगी तो काम करेगा। दोनों में से कोई भी एक चीज़ ख़त्म हो गई, अभी ऐसे फ़िलहाल देखो, अभी दोनों में से कौन सी चीज़ ख़त्म हुई है? उसमें सनलाइट ख़त्म हुआ है, ये ख़त्म हुआ है। सही है ना। फोटोन से नहीं मिल रहा उसको, रोशनी नहीं मिल रही, हालांकि सप्लाई तो मिल रही है, इंडिकेटर चालू है उसका, तो ये बंद है अभी सिस्टम। यही चीज़ को उलट कर लो, दिन का वक्त है, सूरज की रोशनी पड़ रही है उस पर और वो कन्वर्ट भी कर रहा है, लेकिन सप्लाई बंद हो गई, ये वाली चीज़ बंद हो गई, ग्रिड बंद हो गई, तो भी सिस्टम बंद हो जाएगा, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना बंद कर देगा। तो इसके लिए ही ये तीसरा सिस्टम आ गया, हाइब्रिड सिस्टम। हाइब्रिड सिस्टम ऐसा होता है कि इसके अंदर बैटरी भी होती है और इन्वर्टर भी होता है। तो इसके लिए पहले ये ऑफ ग्रिड जैसा काम करता है, फिर उसके बाद भी पावर बचती है तो ऑन ग्रिड जैसा काम करता है। ये दोनों का कॉम्बो बन जाता है। कॉस्ट के हिसाब से देखें तो सबसे सस्ता ये पड़ता है, उससे थोड़ा महंगा ये है और ये सबसे ज़्यादा महंगा है। अब ये सस्ता इसलिए है कि इसके अंदर बैटरी नहीं होती है। इसके मेजर कंपोनेंट पहला क्या है? सोलार पैनल। सही है ना। पीवी मॉड्यूल, और उसके बाद पीवी ऑन ग्रिड इन्वर्टर 2 नंबर पे, फिर 3 नंबर पे हाँ मीटर से कर लो, क्योंकि नेट मीटर सिर्फ 1 मीटर है, उसके साथ एक और मीटर लगेगा जनरेशन मीटर। फोटो आया होगा देखो ग्रुप में, 2 मीटर का फोटो है ना, आया है 2। ये सिंगल फेज का सिस्टम है, तो इसके लिए इसमें 2 वायर है। कौन कौन सा है? न्यूट्रल और फेज, जिसको आम जबान में बोलते हैं हम लोग। अब यहाँ पर ये 1 मीटर जो है, ये मीटर में मेन कनेक्शन का वायर समझ में आ रहा है कि कौन सा है, पोल से कौन सा आया है समझ। पीले वाला आमतौर से भी डाल दे है ना, और कंपनी वाले, तो ये समझ में आ गया कि जो पीले वाला वायर है वो पोल से आया है। हाँ ये पावर कंपनी का है। 1 मीटर है हमारे पास नेट मीटर, दूसरा है जनरेशन मीटर। ये 2 मीटर है, और 2 मीटर में 1 मीटर में दिखा होगा मेन जो पोल से जो वायर आया है ये इसके इन में गया है। सही है। अब इसका इन है, अभी आउट को घड़ी भर रहने दो, फिलहाल इसके इन में आ जाओ। ये कौन सा था? नेट मीटर था। और ये कौन सा था? ये है जनरेशन मीटर। ठीक है। अब यहाँ दिख रहे हैं नेट मीटर। नेट मीटर कनेक्शन अगर किया है अपना ऑलरेडी, तो हम ये दोनों में से फ़र्क समझ सकते हैं कि कौन सा नेट मीटर और कौन सा जनरेशन मीटर। कनेक्शन के हिसाब से कि कनेक्शन जिसमें मेन केबल गया है, जो पोल से केबल आया है, वो है नेट मीटर, ये वाला जिसमें पीला केबल गया। और दूसरा जो है
उसमें सोलार से केबल आया होगा, जो ऊपर से सोलार से यहाँ से जो एक केबल नीचे गया है वो इसके इन में गया है। ये जनरेशन मीटर के इन में सोलार का केबल गया है ना। एसीडीबी है, एसीडीबी से आउट होकर डायरेक्टली जनरेशन मीटर के इन में गया है। अब यहाँ का जो दोनों वायर है आउट, दोनों आउट है, दोनों आउट मतलब कौन सा निकलेगा, न्यूट्रल, इसका न्यूट्रल और इसका न्यूट्रल, इसका फेज और इसका फेज, दोनों का फेज फेज और न्यूट्रल न्यूट्रल दोनों मर्ज हो जाता है, मिल जाता है और डायरेक्टली वहाँ से हम लोग सप्लाई ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर एमसीबी है तो यहाँ पर एक वायर जो आएगा सोलार वाला ये जनरेशन मीटर से आया और एक जो है नेट मीटर से, ये दोनों फेज है, ये भी फेज ये भी फेज, ठीक है। और ये वाले पॉइंट में यहाँ पे न्यूट्रल लगा तो ये जो न्यूट्रल है ये भी न्यूट्रल है, ये एक न्यूट्रल सोलार वाला है और एक ग्रिड वाला है, ये दोनों को मर्ज हो जाएगा। नॉर्मल इन्वर्टर आता है ना अपना, उसमें आउटपुट निकला और उसको डायरेक्ट फेज में डाल दिए तो क्या होगा, हाँ फॉल्ट हो सकता है। लेकिन ये ऑन ग्रिड सिस्टम है, ग्रिड कनेक्टेड है, तो इसके लिए इसका कनेक्शन ऐसा रहता है ग्रिड के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, फेज फेज न्यूट्रल न्यूट्रल। अभी जब इसका कनेक्शन हम लोग नीचे जाके देखेंगे तो और अच्छी से बात समझ में आ जाएगी। अभी समझने के लिए ध्यान में रख लो कि इसमें 2 मीटर होता है, एक होता है नेट मीटर और दूसरा होता है जनरेशन मीटर। मीटर 2 होता है लेकिन रीडिंग 3 रहती है। अपने घर में नॉर्मल जो बिल आता है, बिल में क्या लिखा रहता है, मागिल रीडिंग और चालू रीडिंग, बस है ना। हम सिर्फ इंपोर्ट कर रहे, हम एक ही रीडिंग ले रहे, सिर्फ यूज़ कर रहे उसका, तो यहाँ पर रहेगा चालू रीडिंग और मागिल रीडिंग, बस इतना ही रहेगा। अब इसके अंदर सोलार के अंदर जो इसका बिल आएगा इसमें 3 रीडिंग होंगी, एक होगी एक्सपोर्ट की, एक होगी इंपोर्ट की और तीसरी होगी जनरेशन की। अब तीनों रीडिंग का चालू रीडिंग और मागिल रीडिंग और टोटल जो यूज़ रहेगा, जो उसका फ़र्क रहेगा, डिफरेंस रहेगा, उसमें आएगा। सपोज़ करो अभी जनरेशन हुआ 100 यूनिट, अगले महीने फिर चेक किए तो 200 हो गया, मतलब डिफरेंस कितना आया 100 यूनिट का, तो 100 यूनिट जनरेट हो गया, ये लिख दिया। फिर एक्सपोर्ट का भी सेम ऐसे ही रहेगा, इंपोर्ट का भी सेम ऐसे रहेगा। लाइट बिल हम देख लेंगे कि इसका सोलार का बिल किस तरह से आता है, वो बेनिफिट हम लोगों को इसमें मिल जाएगा। 550 यूनिट जनरेट हो गया, उसमें से 522 यूनिट, 550 बनाए हमने और 522 क्या कर दिए, एक्सपोर्ट कर दिए। क्योंकि ये इतना ज़्यादा, क्योंकि ये जो ऑफिस है, ये जो बिल्डिंग है, इसमें दिन में हमारा यूज़ नहीं है ज़्यादा। कितना बचा देखो तो, 550 में से 522 माइनस कर लो, कितना बचता है 28। पूरे महीने में सिर्फ 28 यूनिट दिन में इस्तेमाल हुआ है। बना 550 लेकिन 28 यूनिट सिर्फ दिन में इस्तेमाल हुआ। क्यों? क्योंकि ये जो ऑफिस है इसमें दिन में ज़्यादा यूज़ नहीं है हमारा, इसके लिए इतना कम यूनिट है और बाकी का पूरा यूनिट एक्सपोर्ट कर दिया हमने। अब रात में जो है, रात में मगरिब बाद हम आते हैं, क्लास चलती है, फ़ैन चलता है और एसी वगैरह, तो इसके लिए फिर इसमें जो है 271 यूनिट इंपोर्ट किए। इंपोर्ट को आसान ज़बान में समझने के लिए रात का यूनिट समझ लो, ठीक है ना। तो ये 271 यूनिट रात में इस्तेमाल किए। अब पावर कंपनी क्या करेगी, 222 माइनस 271 कितना हुआ देखो तो, -222 माइनस 271 249। देखो तो आ रहा है क्या, सही आया ना। देखो नीचे लिखा हुआ है बैंक सोलार यूनिट, मतलब कितना है कि इतना यूनिट हमने बैंक कर दिया, जमा कर दिया उनके पास।